हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उससे पहले मोटूलाल के क्लासरूम में चलते हैं। अरे बेटा मोटूलाल, लगता है क्रिकेट खेलते में तुम्हारे पैर पर ज़्यादा ही चोट लग गई है। तुम्हारे पैर की MRI करवानी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर अंकल, ये MRI होती क्या चीज़ है? अरे बेटा, क्या तुमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर नहीं पढ़ा? उसके अंदर बताया हुआ है MRI के बारे में। जब भी तुम अपना MRI वाला चेकअप कराओ तो लोहे की कोई चीज़ पहनकर मत जाना। अरे मैंने तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा ही नहीं। एक हफ्ते बाद तो इस चैप्टर का टेस्ट भी है। चलो इस चैप्टर को YouTube से पढ़ लूँगा। लेकिन YouTube पर सबने बहुत बड़े बड़े वीडियो बनाए हुए हैं। अरे याद आया, मन्नू भैया से पढ़ लेता हूँ। वो सारी चीज़ें बहुत ही कम टाइम के अंदर समझा देते हैं। चलो मन्नू भैया से ही पूछता हूँ इस चैप्टर के बारे में। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले मैग्नेट क्या चीज़ होती है? देखो, मैग्नेट क्या करती हैं, जनरली अपनी तरफ लोहे की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। कोई भी लोहे की चीज़ हो गई, उसे अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होती है, मतलब कोई भी वायर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, जैसे ये वायर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ये भी कैसे बिहेव करेगी? एज अ मैग्नेट। तो इसे ही बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती हैं? ये वो वाली मैग्नेट्स होती हैं, मतलब कि ये वो वाली मैग्नेट्स होती हैं जिससे हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगी। मतलब कोई भी चीज़ जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगी। अब देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है? एक जंक यार्ड है, मतलब कि एक बहुत जगह है जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा कचरा है। अब इसके अंदर प्लास्टिक की चीज़ें भी मिली हुई हैं, और मुझे क्या निकालनी है? लोहे की चीज़ें, क्योंकि लोहे को बेचकर बहुत सारा पैसा कमाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक बड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट को लूँगा, उसके अंदर से करंट फ्लो कराऊंगा। जैसे ही बिजली पास होगी वो कैसे बिहेव करेगी? एज अ मैग्नेट। सारी लोहे की चीज़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। फिर मैं क्या करूँगा, इस मशीन की हेल्प से थोड़ी दूर ले जाऊँगा अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट को, और इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर दूँगा। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद करूँगा, वैसे ही क्या होगा कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगी और सारी लोहे की चीज़ें ज़मीन पर गिर जाएंगी। अब जो लोहे की चीज़ें ज़मीन पर गिरी, मुझे सेपरेट होके वो मिल गई, उन्हें सेल करके मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल आपने देखा। कुछ इसी तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर्स का भी इस्तेमाल होता है। देखो, अगर हमें पता कैसे चले कि कहीं पर यह इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या फिर नहीं हो रही, इस चीज़ को पता लगाने का एक बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपको क्या करना है, आपको एक वायर लेनी है। इस वायर के थ्रू आपको करंट फ्लो करवाना है। जैसे ये मेरे पास वायर है, इससे मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ, और बीच में मेरे को क्या रखना है? एक कंपास रखना है। जैसा यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक कंपास रख दिया है बीच में। अब ये जो कंपास है ना, जैसे ही ये सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, इस कंपास के अंदर ये जो नीडल है ये क्या हो जाएगी? डिफ्लेक्ट, मतलब कि हिलने लगेगी, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है, और जो वायर है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें दिख रहा है। एक बार इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लाइव इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हो। जैसे ही हम ये पूरा सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, वायर को इस सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, देखो कैसे डिफ्लेक्ट हो रही है इस कंपास की नीडल। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया,
इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेट की, उनकी बात कर लेते हैं। हर एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल हमेशा एक दूसरे से दूर जाएंगे। 2 मैग्नेट लिए आपने, उनके नॉर्थ और नॉर्थ पोल को मिलाने की कोशिश करोगे, कभी नहीं मिलेंगे। अच्छा, उल्टा कर दो, साउथ और साउथ पोल को मिलाने की कोशिश करो, वो भी नहीं मिलेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल लो और साउथ पोल लो, दोनों को मिलाने की कोशिश करो तो वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब अनलाइक कौन सा हो गया? नॉर्थ और साउथ पोल। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। अच्छा, एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो होगी वो हमेशा अपने आप को किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। तो मतलब कि अगर आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता करना है तो आपको क्या करना है? एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देना है, तो आपको दिख जाएगा कि वो कहाँ पर अपनी डायरेक्शन दिखाएगी, नॉर्थ और साउथ की तरफ। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड लाइन। देखो फील्ड लाइन कैसे दिखती है? जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसकी तरफ से ये इस तरीके से कुछ अट्रैक्शन वाली लाइंस होती है, इन्हें ही हम लोग बोलते हैं फील्ड लाइंस। शुरू कहाँ से हो रही है? ये नॉर्थ से शुरू हो रही है और एंड कहाँ पर हो रही है? साउथ में। कहाँ से शुरू हो रही है? नॉर्थ से, और एंड हो रही है साउथ में। तो फील्ड लाइंस क्या है? क्लोज्ड कर्व्स। देखो यहाँ पर पास पास हैं, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, ऐसे करके बहुत दूर तक ये फील्ड लाइंस फॉर्म होती हैं। फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब इंटरसेक्ट का क्या मतलब है, बता सकते हो? हाँ भैया, इंटरसेक्ट का मतलब होता है ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। अब फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर कैसी होती हैं ये तो हमें पता चला। कैसी होती है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये मूव करती हैं। बट एक मैग्नेट के अंदर कैसी होती है ये फील्ड लाइंस? देखो यहाँ पर मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा होता है कि ये जो फील्ड लाइंस है ये कहाँ पर मूव कर रही है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बाहर कैसे? नॉर्थ से साउथ में। और अंदर कैसे? साउथ से नॉर्थ में। तो आपको ध्यान रखना है, इनसाइड अ मैग्नेट फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? फ्रॉम साउथ डायरेक्शन टू नॉर्थ डायरेक्शन। लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट कैसी होती है फील्ड लाइंस? फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन। अच्छा, जितनी ज़्यादा ये फील्ड लाइंस होंगी पास पास, नज़दीक नज़दीक, उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। मान लो यहाँ पर बहुत सारी फील्ड लाइंस है, मतलब मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पर सिर्फ ऐसे 2 ही फील्ड लाइंस है तो मैग्नेट क्या है? थोड़ी सी वीक है। आखिरकार इस चीज़ की डिस्कवरी किसने करी थी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है? इसकी डिस्कवरी करी थी H.C. ऑस्ट्रेड ने। इस नाम को याद रखना है आपको। अब समझते हैं राइट हैंड थंब रूल को। देखो बहुत ही सिंपल है राइट हैंड थंब रूल। तो एक ये हमारे पास इलेक्ट्रिक वायर है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक वायर। अब आपको क्या करना है? अपना राइट हैंड लेना है, जो इसका थंब है वो किस तरफ पॉइंट करना है? जिस तरफ करंट जा रहा है। किस तरफ पॉइंट करना है? जिस तरफ करंट जा रहा है। तो आपने अपने थंब को कहाँ पॉइंट कर दिया? जहाँ पर करंट जा रहा है। उसके बाद अपनी मुट्ठी बंद करनी है। यहाँ पर ये देखो, जब आपने अपनी मुट्ठी बंद करी, तो मुट्ठी जब आपने बंद करी तो कैसे बंद हो रही है? कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी कुछ इसी तरीके से फॉर्म होंगी। ये देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे ही फॉर्म हुई हैं। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब ध्यान देना, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर करंट कहाँ कैसे फ्लो हो रहा था? फ्रॉम नीचे की डायरेक्शन से ऊपर की तरफ। तो आपने पता लगा लिया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी फॉर्म हुई है। कैसी फॉर्म हुई है? फॉर्म हुई है फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन टू साउथ डायरेक्शन। कैसी फॉर्म हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये देखो, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आपको बताना है, अगर मैं उल्टा कर दूं, मान लो ये जो करंट है ये नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, हमें कहाँ पर पॉइंट करना है अपने थंब को? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ या साउथ से नॉर्थ की तरफ।
कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताइए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आया है या फिर नहीं आया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। देखो मैग्नेटिक फील्ड दिखती कैसी है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये जो गोल गोल सर्कल्स हैं, इनकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाते हैं। अब ये जो सर्कल्स हैं ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय कंपास। अब कंपास की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है या फिर फील्ड लाइंस जो है वो कैसी बन रही हैं। अब कंपास की आप हेल्प लो, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। सिंपली आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड थंब रूल की भी हेल्प ले सकते हो। जैसे ये मेरे पास एक चार्जर है। अब इस चार्जर के अंदर मुझे बिल्कुल क्लियरली पता है कि करंट कहाँ पर फ्लो होगा, इस डायरेक्शन से इधर यहाँ पर, क्योंकि ये करंट किस में जाएगा, मेरे फ़ोन के अंदर। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैं अपना राइट हैंड लूँगा, थंब को इस तरफ पॉइंट करूँगा और ऐसे यू करके मैं पता लगा सकता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी फॉर्म होंगी। काफ़ी सिंपल है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। सर्कल्स जो है वो हमेशा, ये जो आप सर्कल्स देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, ये पास में, जब इस वायर के पास में होंगे तो ये क्या होंगे, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बिल्कुल ये सर्कल्स पास पास होंगे और जैसे वायर से दूर होते जाएंगे इनका साइज बढ़ता जाएगा और ये देखो बीच में गैप भी इनका इंक्रीज होता जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अरे भैया, ये सब तो सिलेबस बढ़ाने की बात है। हमें क्या करना है ये जानकर कि एक सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। वैसे तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन जो बुक में दिया है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक साइंटिस्ट थे, उन भाई साहब ने कुछ नई चीज़ करने की सोची। अब देखो ये जो वायर है, हमें पता है कि जब इससे करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होता है। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने सर्कुलर लूप क्रिएट कर दिया और बोला कि अब बताओ अब कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड। बहुत सिंपल है, यहां पर हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, कुछ इस तरीके की होगी जैसी आपको डायग्राम के अंदर दिख रही है। कैसी है, नॉर्थ डायरेक्शन से फील्ड लाइन जा रही है और कहां पर जा रही है, साउथ डायरेक्शन की तरफ। नॉर्थ से किस डायरेक्शन में जा रही हैं, साउथ की तरफ। बहुत ही सिंपल है। लेकिन हमने क्या करा है, हमने इस सर्कुलर लूप को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। जैसे ये जो सर्कुलर लूप है ना, इसके बीच में अपन ने क्या करा है भाई, ए डिवीजन डाल दिया, ये डिवीजन क्रिएट कर दिया। तो यहाँ से जो फील्ड लाइन्स हमने इस तरीके से दिखा दिया और नीचे वाले की फील्ड लाइन्स को इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है। अब आप इन फील्ड लाइन्स को बना कैसे सकते हो, वही राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके। करंट कहाँ से फ्लो हो रहा होगा, मान लो यहाँ से फ्लो हो रहा है करंट, तो आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है, थंब करंट की तरफ पॉइंट करना है और फिर उसे यू करके क्लोज करना है। ठीक है, क्लियर है, बस यही बताया। फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे इस चीज को। जो सबसे पहला फैक्टर है उसे समझते हैं। तो ये एक मेरे पास पतली सी वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऑब्वियस है ये। फिर मेरे पास एक मोटी वायर है जिससे ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, अब आपको बताना है कि ये जो पतली वाली वायर है इसके पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी या फिर इस मोटी वाली वायर के पास। तो आपका आंसर बड़ा ही सिंपल होगा कि ये जो मोटी वाली वायर है इसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए इसके पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस पतली वाली वायर। बिल्कुल सही, यही है हमारा फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट को भी समझते हैं हम लोग। दूसरे पॉइंट को भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये देखो ये मेरे पास एक मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट को, ये जो मेरा माइक है ये ऊपर पूरा लोहे का बना हुआ है, जितना मैं इस मैग्नेट को इस माइक के नज़दीक लेकर आऊँगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से ये इसको अट्रैक्ट कर रही है। अब जितना मैं इस मैग्नेट को दूर लेकर जा रहा हूँ तो उतना ही इफेक्ट जो इसका अट्रैक्शन का है वो कम होता जा रहा है। तो यही बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होती है, इट इज़ मोर, ये ज़्यादा होती है किसके पास, हमारे कंडक्टर के आसपास। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कंडक्टर के आसपास ज़्यादा होगी। जितना मैं इसे दूर लेता जाऊंगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड
कमज़ोर होती जाएगी। जैसे ये मैग्नेट थी ना, जब दूर रखा तो बहुत ही कम अट्रैक्ट कर पा रही है, लेकिन जैसे ही पास लेकर जा रहा हूँ तो बड़ी ज़ोर से अट्रैक्ट कर रही है इस माइक को। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मतलब जितने ज़्यादा आप टर्न्स क्रिएट करोगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, जितने कम टर्न्स क्रिएट करोगे उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। मतलब इसको जितनी बार आप ऐसे टर्न करते जाओगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, जितने कम टर्न्स रखोगे, बस एक टर्न रखा तो मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। अब बात करते हैं सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो अगर आप सर्कुलर टर्न्स करते हो एक इंसुलेटेड कॉपर वायर के सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ऐसे सिलेंडर बना देते हो, देख रहे हो सिलेंडर बना दिया मैंने, लेकिन वायर कौन सी यूज़ करनी है आपको? कॉपर की। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसी फॉर्म होगी? सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। और ये जो हमने कॉपर वायर को यूं गोल गोल सिलेंडर की फॉर्म में बना लिया था, इस चीज को बोलते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, क्लियर है। अब बार मैग्नेट कैसी थी, ध्यान देना। बार मैग्नेट के अंदर अपन ने क्या देखा था, ये देखो, ये रही हमारी बार मैग्नेट और ये रहा हमारा सोलेनॉइड, दोनों को एक साथ रखकर समझते हैं। तो ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही हैं? फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी डायरेक्शन में? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये देखो, नॉर्थ से साउथ में, तो ऐसे ही बार मैग्नेट में क्रिएट हो रही है। अच्छा, अंदर में देखो, अंदर में कहाँ कैसे क्रिएट हो रही है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है? साउथ से नॉर्थ में, तो ऐसे ही इसके अंदर भी यही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड दे रखी है। तो कैसी होती है हमने देख लिया, नॉर्थ से साउथ की तरफ, आउटसाइड द सोलेनॉइड। देखो कैसी है, नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन की तरफ, नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है ना? हमें नॉर्थ से कहाँ पर फॉर्म हो रही है? साउथ की तरफ। और इनसाइड द सोलेनॉइड कैसी है? सोलेनॉइड के अंदर कैसी होगी? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ये देखो, थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, नॉर्थ मेंशन है, यहाँ पर साउथ मेंशन है, तो साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड सोलेनॉइड है, और बाहर कैसी है? नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है? ये तो हमने अभी समझ ही लिया था। अब सोलेनॉइड को हम लोग यूज कर सकते हैं टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। अब मेरे पास मान लो एक सॉफ्ट आयरन की चीज है, जैसे कि ये। अब ये सॉफ्ट आयरन है मान लो, अब मैं इसे अगर सोलेनॉइड के अंदर रख दूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसके अंदर भी मैग्नेट वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, जस्ट बिकॉज मैंने इसे सोलेनॉइड के अंदर प्लेस करा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है जिसको हम लोग इजीली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहे हैं किसी भी मैग्नेट से, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या करेगी? वेरी करेगी। आप जितना ज़्यादा करंट फ्लो करोगे उतनी स्ट्रांग वो मैग्नेट बनेगी। मान लो अगर आपने बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर दिया इससे, तो ये सारी लोहे की चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। बहुत ही कम करंट फ्लो कर रहे हो तो शायद ये लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर भी ना पाए। तो पोलैरिटी को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, और जनरली ये क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, लेकिन जो हमारी परमानेंट वाली मैग्नेट होती है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इनको हम लोग इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। मतलब जो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, जैसे ये मैग्नेट है, अब इसको मैं चाहूँ कि है ना डीमैग्नेटाइज हो जाए, तो ये इतना जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होगी। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो फिक्स है, और इसकी पोलैरिटी को मैं रिवर्स नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मैं ये चाहूँ कि अभी ये थोड़ी मैग्नेटिक है फिर थोड़ी देर में मैग्नेटिक ना रहे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये वाली जो मैग्नेट है कंपेयर टू हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट काफ़ी वीक होती हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसको समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ। तो यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंट के लिए एक वीडियो को ओपन करा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक मैग्नेट है बड़ी सी, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का और ये है साउथ पोल। बीच में हमने क्या रखी है? एक वायर रखी है जिसके अंदर से हम लोग करंट फ्लो करवाने वाले हैं। तो जब हम इस वायर के अंदर करंट फ्लो कराएंगे तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। देखते हैं क्या होगा। तो हम फटाफट इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये करंट फ्लो हुआ, ये देखो ये वायर अंदर की तरफ जा रही है। अच्छा, अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दें इसकी, ये जो हमारी बैटरी है इसके अंदर डायरेक्शन चेंज कर दें, देखो
हमने टर्मिनल्स को चेंज करा तो देखो ये वायर बाहर की तरफ मूव कर रही है, ये देखो बाहर की तरफ जा रही है, ये देखो बाहर की तरफ क्या शो कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट शो कर रही है। तो इससे हमें पता चलता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर आप देख सकते हो बहुत ही क्लियरली हमने इस चीज को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लिया। अब समझते हैं फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता है तो मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल जाएगी। तो ये दो मैग्नेट्स हैं जिसके बीच में हमारा कंडक्टर है। अब ये जो कंडक्टर है ना, इससे करंट फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये देखो उस डायरेक्शन में हमें पॉइंट करना है अपनी मिडल फिंगर को। बड़ी गंदी सोच है यार, मिडल फिंगर को उस डायरेक्शन में पॉइंट करना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस डायरेक्शन में मैंने पॉइंट कर दिया, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अब इस डायरेक्शन में इस उंगली को मुझे किस तरफ पॉइंट होगी, ये उंगली पॉइंट होगी मेरी ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और ये जो थंब है ये कहां पर पॉइंट होगा, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान देना, जो मिडल फिंगर है उसे किसकी तरफ पॉइंट करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ। तो ये वाली जो फिंगर होगी मेरी किस तरफ पॉइंट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और ये जो मेरा थंब है इट विल पॉइंट टूवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, ये आपको याद रहेगा क्या? दोस्तों मैं बताता हूं तुम्हें राज की बात। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो तुम्हारी मिडल फिंगर है वो किसकी तरफ पॉइंट करनी है तुम्हें, करंट की तरफ। मतलब अपनी मिडल फिंगर करंट को दिखा दो। जब तुम मिडल फिंगर करंट को दिखाओगे तो ये जो तुम्हारी ऊपर वाली उंगली है मिडल फिंगर से, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करेगी और जो तुम्हारा थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ पॉइंट करेगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमें मिडल फिंगर करंट को दिखानी है। अब कोई बेवकूफ बच्चा अपनी मिडल फिंगर मैडम को मत दिखा देना, नहीं तो फेल हो जाओगे। मानना पड़ेगा मोटूलाल, बड़ा खुराफाती दिमाग है तुम्हारा। तो ये वायर है, इसके अंदर करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। फ़ोन यहीं से चार्ज तो करते हैं तो करंट यहीं पे आएगा। तो ध्यान देना, जो हमारी मिडल फिंगर है वो किसको दिखानी है, करंट को। तो मैंने मिडल फिंगर करंट को दिखा दी। अब ये वाली जो फिंगर है अपने आप किस चीज़ की तरफ पॉइंट करेगी, टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और जो थंब है वो किसकी तरफ पॉइंट करेगा, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल है, याद हो गया। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली, लेकिन काम कहाँ पर आती हैं ये सारी चीज़ें। देखो जो हमारा हार्ट और ब्रेन है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। बिल्कुल ध्यान रखना, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको पता है कि ब्रेन के अंदर जो इम्पल्स क्रिएट करते हैं न्यूरॉन, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ना यार, हार्ट के अंदर भी होती है। अब बात करते हैं MRI की। मतलब ये काम कहाँ पर आती है, जो हमारी ये पूरी हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा, इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, ये काम कहाँ पर आती है, MRI मशीन्स के अंदर स्पेशली काम आती है। जो MRI है हमारी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगर आपको गलती से चोट लग जाती है, कोई खतरनाक चोट लगती है, तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि MRI करवा लो। अब MRI के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे, जो आपका एक हेयर फॉलिकल होता है, मतलब एक जो सर का बाल होता है, इसको भी मतलब 20,000 गुना मैग्नीफाई करा जा सकता है। इस एक छोटे से बाल को भी इतना ज़्यादा मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं। तो MRI कुछ इस तरीके की मशीन होती है, ये पूरी मैग्नेट से बनी हुई होती है। मैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी से पास होती है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी बॉडी से पास होती हैं तो एक ये इमेज क्रिएट कर देती हैं, जिसकी हेल्प से हमें कुछ इस टाइप की इमेज मिलती है और डॉक्टर देख पाते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पर क्या कमी है या फिर हमें क्या बीमारी है। अच्छा, जब भी आप MRI करवाने जाओ तो कोई भी लोहे की चीज़ मत पहनना। एक बार मैंने न्यूज़ में एक केस देखा था जहाँ पर एक पर्सन ने झूठ बोल दिया था कि मैंने लोहे की चीज़ कोई भी नहीं पहनी, और मज़े से MRI मशीन के अंदर लेट गया। जैसे ही MRI मशीन ऑन हुई, इतना ज़ोर का ब्लास्ट हुआ कि वो वहीं के वहीं पे उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल, ये जो MRI मशीन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। अगर गलती से आप कोई लोहे की चीज़ इसके आसपास पहन के चले गए या फिर आपने पहन ली, तो जब ये ऑन होगी तो आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़ोर से ये अट्रैक्ट करेगी आपको अपनी तरफ।
अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की। देखो गैल्वेनोमीटर को हम लोग यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। कहीं पे करंट है या फिर नहीं है ये पता कैसे चलता है? विद द हेल्प ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। इसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, आखिरकार एक इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है? तो एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? रोटेटिंग डिवाइस। ये क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप देते हो इलेक्ट्रिक मोटर को, वो उसे घूमने वाली एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे घर में लगे हुए पंखे, गाड़ियों के अंदर लगी होती हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स। लेकिन वर्क कैसे करती है एक इलेक्ट्रिक मोटर, इसे ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सा डायग्राम ओपन करा है इलेक्ट्रिक मोटर का, पूरा एनिमेशन के थ्रू हम समझते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? ये है कॉम्यूटेटर सेगमेंट, और यहाँ पर ये जो आपको चीज़ दिख रही है ब्लैक ब्लैक, इन्हें बोलते हैं ब्रशेस। ये वाली जो रिंग है इसे बोलेंगे आर्मेचर, और यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है। अब क्या होगा जब हम यहाँ पर बैटरी से कनेक्ट कर देंगे इन ब्रशेस को, तो जब इनके अंदर करंट फ्लो होगा तो देखो क्या होगा। इनके अंदर जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये जो आर्मेचर है ये भी कैसे एक्ट करेगा? एज अ मैग्नेट। तो जब ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा तो सोचो क्या होगा? ये रोटेट करने लग जाएगा। देखो ये देखो, ये रोटेट करने लगा, दिख रहा है आपको? जैसे ही हमने इसके अंदर करंट फ्लो करा ये रोटेट करेगा और मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, क्या हो अगर हम इसे करंट फ्लो करना बंद कर दें? अगर करंट फ्लो करना बंद कर देंगे तो ये रोटेट करना बंद कर देगा, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो बहुत ही सिंपल है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर कैसे वर्क करती है। एक बार दोबारा से सारी चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? ब्रशेज होते हैं यहाँ पर, बीच में क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट है, एक पोल है जिसे बोला है साउथ पोल, दूसरा है नॉर्थ पोल, और एक ये जो हमारे बीच में हमने सर्किट पुट करा है इसे बोलते हैं आर्मेचर। अब ये जो आर्मेचर है ये रोटेट करना कब शुरू करता है? जब हम इसे किससे कनेक्ट कर देते हैं? एक बैटरी या फिर सेल से, और उससे करंट फ्लो होने लगता है। ये देखो जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है ये क्या करेगा? ये रोटेट करना शुरू कर देगा। ये देखो करंट फ्लो हो रहा है तो ये रोटेट कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब इसका मतलब क्या है? जब भी हम एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड तो कुछ करंट इंड्यूस होता है, मतलब कुछ करंट हमें देखने को मिलता है। एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है? एक कॉइल को बहुत अच्छे से सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना लिया। अब हमने इस कॉइल को किससे कनेक्ट करा है? हमने क्या करा है? इस कॉइल को कनेक्ट करा है एक गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम लोग? ये चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है या फिर नहीं है। एक मैग्नेट को लिया, इस कॉइल के अंदर जैसे ही हम मैग्नेट को लेके जा रहे हैं जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो हिल जाती है। फिर जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के अंदर ही रख रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, गैल्वेनोमीटर की सुई वापस से वहीं उसी पोजीशन पे आ जाती है। जैसे ही हम मैग्नेट को बाहर निकालते हैं फिर दोबारा डिफ्लेक्शन शो करती है गैल्वेनोमीटर की सुई। तो फिर जैसे ही हमने बाहर निकाल लिया फिर उसने डिफ्लेक्शन शो करी, फिर वो नॉर्मल हो जाती है। फिर जैसे ही मैग्नेट को अंदर प्लेस करा हमने, फिर दोबारा से उसकी सुई डिफ्लेक्शन दिखाती है। अगर हम जल्दी जल्दी मैग्नेट को अंदर और बाहर कर रहे हैं इस कॉइल से तो क्या होने लग जाएगा? हमें ये देखने को मिल रहा है कि बार बार गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है। तो एक मैग्नेट को कॉइल से अंदर बाहर करने में भी करंट फ्लो हम लोग करवा सकते हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का? नहीं। देखो बहुत ज़्यादा इसके अंदर एनर्जी ऑलरेडी वेस्ट हो जाएगी। जितनी हम बनाएंगे नहीं इलेक्ट्रिसिटी उससे ज़्यादा तो हम एनर्जी अपनी वेस्ट कर देंगे। अब समझते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है, तो यहाँ पर हमें क्या पता करनी है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में है। सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए। जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कहाँ पर फॉर्म हो रही है? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो आपको क्या करना है? अपनी फिंगर को, इस वाली राइट हैंड की फिंगर को किस तरफ पॉइंट करना है? टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका जो थंब है इट विल पॉइंट टूवर्ड्स द मोशन,
और जो आपकी मिडल फिंगर है इट विल पॉइंट टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट। तो ये क्या होता है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसको किस लिए यूज करते हैं हम लोग? टू गेट द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपको ये वाली फिंगर पॉइंट करनी है। मोशन अपने आप आपका इस तरफ की, ये जो आपका थंब है ये मोशन की डायरेक्शन को बताएगा और ये क्या बताएगा? करंट फ्लो की डायरेक्शन को। तो आई होप अब ये भी आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। आप सबको लग रहा होगा ये क्या सर, आपने तो इलेक्ट्रिक मोटर वाला ही डायग्राम चिपका दिया यहाँ पर भी। नहीं, देखो इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम अलग है और इलेक्ट्रिक जनरेटर का डायग्राम अलग है। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जबकि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर इंड्यूस्ड करंट के ऊपर वर्क करता है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के प्रिंसिपल पे ये प्रॉपरली काम करता है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं और यहाँ पर क्या होती हैं? कॉपर वायर होती हैं, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, स्प्लिट रिंग्स होती हैं, एक्सेल ब्रशर होते हैं और गैल्वेनोमीटर होता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है। करंट भी हमें दो फॉर्म में देखने को मिलता है, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेट करंट। ऑल्टरनेट मतलब अगर मैं बोलूं कि मैं ऑल्टरनेट डेज जिम जाता हूं या फिर ऑल्टरनेट डेज स्कूल जाता हूं, इसका मतलब क्या होगा? अरे भैया, इसका मतलब ये होगा कि आप स्कूल एक दिन छोड़ के एक दिन जाते हो, और अगर जिम की बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि आप जिम एक दिन छोड़ के एक दिन जाते हो। वेरी गुड। अब एक चीज़ तो हमें पता चल गई, बीच बीच में गैप देने को हम लोग ऑल्टरनेट बोलते हैं। और हमें क्या मिल गया? करंट। मतलब वो करंट जिसके बीच बीच में गैप होगा। तो देख लो, बिल्कुल हमें चार्ट से पता चल रहा है इसके बीच बीच में गैप है। तो अब ये तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं कि इस करंट के बीच बीच में गैप होता है इसीलिए इस करंट को हम ऑल्टरनेट करंट बोलते हैं। नहीं, हमें फिजिक्स की डेफिनेशन यूज करनी है जो होगी द करंट विच रिवर्सेस। वो करंट जो रिवर्स करता है अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली, उसे ही हम लोग ऑल्टरनेट करंट बोलते हैं। तो कौन सा करंट अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली रिवर्स करता है? ऑल्टरनेट करंट। इंडिया के अंदर जो एसी रिवर्स डायरेक्शन है वो है 1/100 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कि ये जो करंट है इसके अंदर गैप कितनी कितनी देर में होना है, ये भी तो डिसीजन करना होगा। तो अपने इंडिया के अंदर कितनी कितनी देर में होता है गैप? 1/100 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या है? 1/100 प्लस 1/100 इज इक्वल्स टू 1/50 सेकेंड्स। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 50 हर्ट्ज। क्या होगी फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज। और ये याद रखना है कि इंडिया के अंदर जो एसी रिवर्स है उसकी डायरेक्शन कितनी है? 1/100 सेकेंड्स। एडवांटेज ऑफ एसी। एसी करंट की क्या क्या एडवांटेज होती है? देखो, एसी करंट को अगर हम ट्रांसमिट करते हैं बहुत दूर तक तो एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। जैसे मैंने एसी करंट को ट्रांसमिट करा, मान लो 50 एम्पेयर के करंट को ट्रांसमिट करा फ्रॉम दिल्ली टू गोवा। गोवा के अंदर लोगों के पास करंट नहीं था, तो मैंने उन्हें करंट भेजने की कोशिश करी। किसके थ्रू? एसी करंट के थ्रू। और कितने करंट को मैंने ट्रांसफ़र करा? 50 एम्पेयर के करंट को। तो जब गोवा के अंदर पहुंचेगा ना तो उस करंट की वैल्यू 50 एम्पेयर ही रहेगी। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है एसी करंट की? डिसएडवांटेज ये है कि इस करंट को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, मतलब बैटरी या सेल के अंदर हम इसे स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, अब डीसी करंट की बात करते हैं। डायरेक्ट करंट, नाम ही बता रहा है, ये देखो बिल्कुल कांस्टेंट है, बीच में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं है, ऑल्टरनेट नहीं हो रहा है, ये तो डायरेक्ट करंट है। ये जो करंट है ये रिवर्स नहीं होता। डीसी करंट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, मतलब जो हमारी बैटरी या फिर सेल होते हैं इसके अंदर कौन सा करंट होता है? डीसी करंट होता है। तो ये मेरे पास एक सेल है, इसके अंदर कौन सा करंट होगा? डीसी करंट। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डीसी करंट का वो है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा था,
करंट भेजा था दिल्ली से गोवा 50 एम्पेयर का। तो दिल्ली में अगर 50 एम्पेयर का करंट मैंने भेजा था तो गोवा में भी 50 एम्पेयर का ही करंट पहुंचा। लेकिन अगर मैं यही चीज़ डीसी करंट के साथ करता हूं, दिल्ली से 50 एम्पेयर का भेजता हूं, तो गोवा तक पहुंचते पहुंचते ओनली 35 या 40 एम्पेयर का करंट पहुंचेगा। तो क्या हो गई हमारी एनर्जी, बीच में लॉस हो गया एनर्जी का। तो इसी वजह से जो हमारा डायरेक्ट करंट है, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। सेल्स के अंदर लेकिन हम इसे स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की। हमारे घर के अंदर बिजली किस तरीके से होती है। हमारे घर के अंदर 3 काइंड ऑफ वायर यूज होती है। देखो ये जो रेड वाली वायर है ना, इसे लाइव वायर बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव। जो ये ब्लैक वाली वायर है, न्यूट्रल वायर बोलते हैं हम लोग इसे, नेगेटिव। और जो ग्रीन वाली वायर है, ये अर्थ वाली वायर होती है। सर इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अर्थिंग वाली वायर का इस्तेमाल करना। देखो अगर आपके घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर कोई वायर कट जाती है तो क्या होगा, पूरी की पूरी दीवार के अंदर करंट आने लगेगा। तो पूरी दीवार के अंदर करंट आएगा, गलती से आपने उसे टच कर लिया तो आपको जोर का झटका लग जाएगा, डेथ भी हो सकती है, और होती भी है बहुत सारे लोगों की डेथ। बट इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अर्थ वाली वायर का यूजेज जरूरी है। अब ये जो अर्थ वाली एक वायर होती है ना, ये ज़मीन के अंदर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ये देखो ज़मीन के अंदर ये कनेक्टेड है, इससे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पास नहीं होती। बट इन केस कहीं पे भी आपके घर के अंदर वायर कट गई है, अंदर ही अंदर दीवार के अंदर, तो दीवार में करंट ना आकर, अगर स्विच के अंदर वायर कट हो गई है और पूरी दीवार के अंदर करंट ना आकर, वो करंट कहाँ पर फ्लो हो जाएगा, अर्थ के अंदर। और अर्थ तो इतनी बड़ी है, उसके ऊपर क्या ही फर्क पड़ेगा इत्तू से करंट का। तो इस वजह से ये अर्थ वाली वायर कराना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मेरे घर के अंदर ये अर्थिंग वाली वायर नहीं है, इस वजह से मैं कभी भी अवन वगैरह यूज़ नहीं कर पाता। अगर मैं उसे यूज़ करता हूँ तो बड़ी ज़ोर का मुझे झटका लग जाता है कभी कभी, क्योंकि क्या होता है कि उसके अंदर करंट स्टोर्ड रह जाता है। अगर करंट के लिए एक अर्थिंग वायर होती तो वो जो भी एक्स्ट्रा स्टोर्ड करंट था वो ज़मीन के अंदर मूव कर जाता। Why is earthing done और why is earth wire required? अब आपको पता चला कि अर्थिंग की वायर से जो हमारी बिल्डिंग है वो इलेक्ट्रिक शॉक से क्या हो सकती है, प्रोटेक्ट हो सकती है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर। पोटेंशियल डिफरेंस, कितना डिफरेंस होता है, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नहीं पता तो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वीडियो ज़रूर देखो, बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही शॉर्ट में मैंने बनाया है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, एक पॉजिटिव मतलब कि इस लाइव वायर में और न्यूट्रल वायर में, तो वो होता है 220 वोल्ट का इंडिया के अंदर। अच्छा, हमारे घर के अंदर बिजली आते कैसी है, सबसे पहले पोल से कहाँ पर जाती है, एक मेन सप्लाई बॉक्स होता है वहाँ से फिर हम फ्यूज़ के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, और फिर सेपरेट सर्किट्स जो हमारे घर के होते हैं वहाँ तक बिजली पहुँचती है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब भी हम लोग इस लाइव वायर को और किसको मिला देंगे, इस न्यूट्रल वायर को मिला देंगे, मतलब इस पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत जोर का शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर देख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव वायर को मिला दिया तो शॉर्ट सर्किट हो गया। अच्छा, ओवरलोडिंग क्या होता है, यहाँ पर देखो ये भाई साहब थे, इन्होंने एक ही स्विच के अंदर इतने सारे स्विच लगा मारे, मतलब होते हैं ना एक्सटेंशन वाले, वो होती है कॉर्ड्स होती हैं, तो इन्होंने एक्सटेंशन कॉर्ड की हेल्प से बहुत सारे स्विच लगा दिए एक स्विच में। अब इस स्विच के अंदर एक ही प्लग लगाने की पावर थी, लेकिन इन्होंने बहुत सारे प्लग लगा दिए, इस वजह से इस स्विच के अंदर ओवरलोडिंग हो गई और यहाँ पर ये स्विच क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। एक्सीडेंटल हाइक इन वोल्टेज सप्लाई, या फिर मोर देन वन अप्लायंसेस का हम लोग यूज़ करते हैं एक सिंगल सॉकेट में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें देखने को मिलता है, क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ओवरलोडिंग के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया। अब देखो सेफ्टी डिवाइस हम अपने घर में क्या यूज़ करते हैं। देखो पता है क्या हुआ, मैं अपने मामा के घर पे गया था, वहाँ पर मैं फ़ोन चला रहा था और मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। क्यों ख़राब हुआ होगा बता सकते हो? भैया मुझे तो लगता है आपने बहुत ही ज़्यादा अपने फ़ोन को चला लिया होगा, इसलिए ख़राब हो गया। मेरे मामा का घर एक्चुअली में एक गांव के अंदर है, तो वहाँ पर कभी बिजली बहुत तेज़ आती है, कभी बिजली बहुत स्लोली आती है, मतलब बहुत धीरे आती है। तो अगर मामा के घर पे एक इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा होता तो मेरा फ़ोन ख़राब होने से बच जाता। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है,
हमारे घर में जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है उसके बाहर इस फ्यूज़ को लगा दिया जाता है। अब ये फ्यूज़ क्या करता है, अगर बहुत तेज़ इलेक्ट्रिसिटी आती है तो इसके अंदर एक वायर होती है वो टूट जाती है। तो अगर वो वायर टूट गई तो सोचो घर के अंदर आगे सारी जगह इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाएगी, तो वो तेज़ इलेक्ट्रिसिटी घर के और एप्लायंसेस को ख़राब नहीं कर पाएगी। सिर्फ 100 रुपये का ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा। ये हमारा अच्छा खासा फ़ोन ख़राब होने से बच जाएगा ना यार, है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। तो 100 रुपये का नुकसान तो हम झेल लेंगे, लेकिन अगर यही चीज़ दिन में 5 से 6 बार हुई तो क्या होगा सोचो। 5 से 6 बार ये चीज़ होने लगी कि बार बार इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ख़राब होने लगा, तो लगा लो 500 रुपीज़ डेली के खर्च होंगे। इससे कोई बेटर सॉल्यूशन हो सकता है क्या? सोचते हैं क्या हो सकता है इससे बेटर सॉल्यूशन। अरे भैया, इससे बेटर सॉल्यूशन होगी MCB। बिल्कुल सही, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब इस फ्यूज़ के अंदर क्या हो रहा था, वो वायर टूट जा रही थी जिसकी वजह से आगे इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा रहा था। लेकिन MCB के अंदर क्या होता है, अगर करंट बहुत ही तेज आ रहा है तो ये MCB ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाती है। जैसे हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं ना, ऐसे ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाती है। फिर आप जाओ इसको ऊपर कर दो, सही हो जाएगी। फिर ये अगर करंट बहुत कम आ रहा है तो भी ऑटोमेटिकली MCB डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है, ऑफ हो जाती है। ये देखो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगी। तो फिर हम लोग जाकर इसको फिर दोबारा से ऊपर कर सकते हैं। तो ये जो MCB है काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये फ्यूज़ जो है ये भी अच्छी चीज़ थी, लेकिन यार इसमें खर्चा बहुत होता है, बार बार ख़राब हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमें पेज नंबर 238 पे दिया है। इस न्यूमेरिकल को करके देखते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक ओवन है जिसकी 2 किलोवाट की पावर रेटिंग है, मतलब इसको कितनी बिजली की ज़रूरत है, 2 किलोवाट की बिजली की ज़रूरत है तब ये वर्क करेगा। लेकिन जिस जगह पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर पावर कितनी आ रही है, वहाँ पर करंट कितना आ रहा है, दैट इज़ ओनली 5 एम्पेयर। जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पर कितना आ रहा है, 5 एम्पेयर। जो सप्लाई वोल्टेज है वो कितनी है, 220 वोल्ट। क्लियर है ये, तो सप्लाई वोल्टेज तो 220 वोल्ट ही होगी, क्योंकि जिस जगह हम रह रहे हैं वो इंडिया है, और इंडिया में क्या है, सप्लाई वोल्टेज लगभग 220 वोल्ट का डिफरेंस रहता है। क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है, 220 वोल्ट का। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है, पावर गिवन है दैट इज 2 किलोवाट। तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं वॉट में, तो 2000 वॉट हो जाएगा। करंट 5 एम्पेयर, जो हमारे घर पर आ रहा है करंट, इतना आ रहा है। इतनी ज़रूरत कितनी होगी ओवन को, ये हमें पता लगाना है। आ तो इतना रहा है। वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। अगर हमें पता लगाना है कि ओवन को कितने करंट की ज़रूरत होगी, तो इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर इज इक्वल्स टू करंट इंटू वोल्टेज। तो करंट हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, पावर और वोल्टेज। अब पावर हमें पता है, पावर कितनी है, 2000 वोल्ट। पावर कितनी चाहिए इस इलेक्ट्रिक ओवन को, 2000 वोल्ट। तो 2000 ऊपर लिख लिया। वोल्टेज हमें पता है, वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट 2000 वोल्ट अपॉन 220 वोल्ट। अब इसको कट कर देंगे तो हमें करंट पता चल जाएगा, मतलब टोटल करंट कितना चाहिए इस इलेक्ट्रिक ओवन को। तो यहाँ पर जब हम इसे कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 एम्पेयर। लेकिन टोटल करंट आ कितना रहा है हमारे घर पर, 5 एम्पेयर। तो क्या होगा, देखो जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, ओवन को घर पर कम आ रहा है, तो ओवन क्या करेगा, ज़्यादा बिजली को खींचेगा। जब वो ज़्यादा बिजली को खींचेगा तो ओवरलोडिंग होगी, हीटिंग होगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिसकी वजह से आग भी लग सकती है। तो कभी भी अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लो तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, फटाफट मुझे करके दिखाना और आंसर क्या होगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस चैप्टर के सैम्पल पेपर चाहिए या नोट्स चाहिए तो आपको करना क्या है, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।